आसिम मुनीर जो वहां का जनरल है आर्मी का, उसका किया जा रहा है। तो इस बार एक विदेशी ताकत ने उनके जेब में डॉलर डाला है और कहा है कि कुछ इंडिया में ऐसा कर दो कि इंडिया इंटरनली थोड़ा सा डिस्टर्ब नजर आए। वो बाहरी ताकत कौन है? वो बाहरी ताकत क्या हमारा कोई पड़ोसी या चीन है? चीन है। ये तो कह चुके हैं कि कुछ करेंगे। एक तो भारत का एक्शन होना निश्चित है कि 1990 के दशक में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, ये बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पाकिस्तान में भारतीय लोगों पर, हिंदू लोगों पर, भारतीय दूतावासों पर जो अटैक हुआ था, और उसके बाद नरसिम्हा राव जी ने जो धमकी दी थी पाकिस्तान में, तो मैंने देखा था कि उस जमाने में वहां के लोगों के पैर कांपने लगे। कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ हैं मोहन भागवत साहब, या कोई भी प्राकृतिक आपदा आया या मैन मेड आपदा आया, वहां आरएसएस के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पब्लिक इतनी बड़ी सिविल आर्मी है ये कि जो देश के अंदर किसी भी संकट से निपटने में और उसका समाधान ढूंढने में बहुत सक्षम संगठन है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय, और जिनका आप इंतजार कर रहे थे आज मेरे साथ हैं श्री प्रशांत सिंह जी, इंटरनल सिक्योरिटी मामले के एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट तो है ही, लेकिन आज ज्यादा जरूरत सर की जो एक्सपर्टीज है, असली एक्सपर्टीज जो है एक इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर, उसकी आज जरूरत पड़ने वाली है हमको। और मुद्दा सर हमने ऐसा सेलेक्ट किया है जिसमें आपकी जो पॉलिटिकल एक्सपर्टीज है उसकी भी जरूरत पड़ेगी। आप लंबे समय तक पाकिस्तान में रहे हैं, खुद वहां के लोगों की फीलिंग जानते हैं, तो वो भी लोग आपसे सुनना और समझना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान बताया जा रहा है कि बड़ी दहशत में है। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो इसहाक डार हो या ख्वाजा आसिफ को तो हम लगातार सुन रहे हैं, उनकी तो धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इसहाक डार ने तो बकायदा ये कह दिया है कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है और उनके पास सूचना है इस तरीके की, तो वो खुद से दुनिया को बता रहे हैं कि उनके पास सूचना है। जो हमारा मेन मुद्दा है जिसके लिए आपको हमने आमंत्रित किया है उस पर मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले, क्योंकि आज की रात बड़ी पाकिस्तान के लिए घबराहट वाली रात है, भारत कुछ करने जा रहा है आज या नहीं वो आपसे समझेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बड़ी डर, बड़ा घबराहट है, बड़ी बेचैनी है। उनके आर्मी चीफ के बारे में खबरें, मीडिया रिपोर्ट्स आप भी लगातार देख रहे होंगे, आती है कि वो कहां छुप गए हैं, बाकी अधिकारी कहां जा रहे हैं। सब लोग अपने लिए सुरक्षित ठिकाने खोज रहे हैं, कभी गुहार लगा रहे हैं चीन से, कभी सीधे प्रधानमंत्री मोदी से भी गुहार उनकी सरकार और उनके आर्मी के लोग लगा रहे हैं। और इस बीच भारत में क्या हो रहा है, असली बात यह है कि लोग जानना चाह रहे हैं कि भारत सरकार क्या कर रही है। वो तस्वीरों से समझ में आ रहा है कि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कई सारी मीटिंग्स की, सारी हाई लेवल की मीटिंग्स थी, और मीडिया रिपोर्ट सर जिस तरह की जानकारी दे रही है, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि सेना को टारगेट, समय और हमले का तरीका तय करने की पूरी छूट है। जैसा पिछली बार भी कहा गया था कि हमने सेना को पूरी छूट दे दी है जब 5 साल पहले अटैक हुआ था, और इस बार भी सरकार ने पूरी छूट दे दी है। आज मीटिंग हुई, सारे सेना के प्रमुख वहां मौजूद थे, और एनएसए अजीत डोभाल साहब भी थे, सीडीएस अनिल चौहान साहब भी थे, और दूसरी जो हाई लेवल की मीटिंग हुई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह साहब मौजूद थे, उसके साथ एनएसजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सर आपके पास इसके बारे में क्या जानकारी है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। उसके बाद उस मुद्दे की हम बात करेंगे जिस पर आपको चर्चा के लिए आमंत्रित किया है, और ये भी प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनकी मुलाकातें अक्सर होती हैं, लेकिन आज की मुलाकात बहुत खास है, क्योंकि एक खास मकसद के साथ माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। और ये जो मुलाकात हुई उसके बाद मोहन भागवत साहब, नॉर्मली वो प्रधानमंत्री के घर मिलने नहीं जाते हैं, नागपुर में जब उन दोनों की मुलाकात हुई थी तो उसकी बड़ी चर्चा हुई थी। ये सब जानते हैं कि मोहन भागवत साहब दिल्ली में हैं और वो प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं। ये बताया जा रहा है कि 1.5 घंटे ये मीटिंग चली है, और मोहन भागवत साहब के बारे में उनका बयान बड़ा मशहूर हुआ था, जो अभी हाल फिलहाल उन्होंने कहा, वायरल हो गया था बयान एकदम। उन्होंने कहा था जब आपके पास ताकत हो तो उसका दिखना भी जरूरी है, दिखनी भी चाहिए वो ताकत। तो आज ये मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में क्या निकल कर आया, आपके पास क्या जानकारी है सर, मैं आपसे समझूंगा। ये बता देते हैं कि कल और इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होनी है, सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसकी भी बैठक होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये भी मीटिंग होने वाली है। तो लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है, और ये एक चिट्ठी राहुल गांधी साहब ने लिखी प्राइम मिनिस्टर को। राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, उन्होंने चिट्ठी लेकर रिक्वेस्ट किया
प्राइम मिनिस्टर से कि लोकसभा और राज्यसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाए जहां पूरा देश एकजुटता दिखा सके। और एकजुटता में ही दरार आ रही है, जिसके लिए हमने आपको आज आमंत्रित किया है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, उसके बारे में बाद में आएंगे। पहले आप बताइए कि पाकिस्तान के अंदर से क्या खबर आ रही है, और जैसा पाकिस्तान डर रहा है कि भारत कुछ करने जा रहा है, तो क्या आज रात में ही करने जा रहा है? प्राइम मिनिस्टर ये तो कह चुके हैं कि वो करने जा रहे हैं, लेकिन क्या वो आज रात में एक्शन होने जा रहा है? कब होगा? आपके पास पूरी जानकारी रहती है। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो भारत का एक्शन होना निश्चित है, क्योंकि मोदी जी जो मधुबनी आए थे बिहार में, तो उन्होंने अंग्रेजी में कुछ बातें कही थी। तो उनको अंग्रेजी में कहने का, बिहार जैसे प्रदेश में जहां अंग्रेजी की अहमियत नहीं है, यहाँ तो अपना लोकल डायलेक्ट्स हैं, मैथिली है, भोजपुरी है और प्लस हिंदी है। तो यहाँ अंग्रेजी में बोलने का मतलब स्पष्ट है कि वो किसी और दुनिया को मैसेज दे रहे थे, यानी पूरी पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे थे, वो बिहार के लिए स्पेसिफिक नहीं था। तो ये तो कह चुके हैं कि कुछ करेंगे। अब रह गई कि एक चीज और सरकार ने कहा है कि बहुत सी बातें हैं जो ना बोला जाए, जानते अगर जानकारी आज भी जाती है किसी के पास, तो उन सब चीजों को, रणनीतिक चीजों पर ज्यादा खुलासा न किया जाए। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग इस सब चीजों से बच रहे हैं, और बहुत अच्छा काम है। इस बार जो मुंबई में गलती हुई थी कि 26/11 में मीडिया टेलीकास्ट कर रही थी, और उसको देख के, टीवी चैनलों पर देख के, और आतंकियों के जो आका थे बैठे हुए पाकिस्तान में, वो वहां से सैटेलाइट फोन और अन्य माध्यमों से वो निर्देश दे रहे थे कि ऐसे करो वैसे करो। तो उन सब चीजों को नहीं करना है। तो ये सब चीजें भी है, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ये है कि पाकिस्तान के अंदर की बात आपने पूछी, तो मैं बता दूं कि 1990 के दशक में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तब की बात मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान में ये बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पाकिस्तान में भारतीय लोगों पर, हिंदू लोगों पर, भारतीय दूतावासों पर जो अटैक हुआ था, और उसके बाद नरसिम्हा राव जी ने जो धमकी दी थी पाकिस्तान में, तो मैंने देखा था कि उस जमाने में वहां के लोगों के पैर कांपने लगे थे। वहां के, खासकर जो वहां के लोगों का मतलब वहां की आर्मी के पैर कांपने लगे थे। जबकि उस टाइम की स्थिति ये थी कि भारत की अपनी स्थिति बहुत कमजोर थी। मैं बता दूं आपको कि पाकिस्तान का 92 पैसा हमारे 1 रुपए के बराबर होता था। हमारा मुद्रा कमजोर था, उसका मुद्रा मजबूत था। ये स्थिति थी। उसकी मनी ऑर्डर इकोनॉमी, जो, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बाहर काम करते हैं और वो पाकिस्तान में काफी पैसा भेजते थे, रेमिटेंस के बल पर चलता है पाकिस्तान। अपना तो सुई से लेकर जहाज तक इंपोर्ट होता है, कुछ बनाता नहीं है। और भारत में भी लगभग वैसी ही स्थिति थी उस टाइम। तो उस जमाने में उनके पैर कांपते थे। आज तो हम देख रहे हैं कि 7 लाख करोड़ से ज्यादा का हमारा बजट है, और उनका बजट कितना है? 80,000 करोड़ से नीचे। 80,000 करोड़ मैं बोल रहा हूं, लाख करोड़ नहीं। और हमारा बजट 7 लाख करोड़ से ज्यादा का है। डिफेंस बजट की बात मैं कर रहा हूं। तो कहीं सर, कोई मैं तुलना नहीं। बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सर कि उस जमाने में आप पाकिस्तान में ही थे, मुझे जानकारी है। आप खुद बताते नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें बताई भी नहीं जाती। और आपने उस डर की बात की जो पाकिस्तान की सेना है, और अभी जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है, और आपके पास तो और जानकारियां आती हैं मीडिया रिपोर्ट से भी आगे बढ़कर, मैं जानता हूं कि आपके पास जानकारी होगी। तो पाकिस्तान क्या एंटिसिपेट कर रहा है? और पहले तो उसने आतंकवादियों को भेजा, तो क्या आप उनके दिल में ये घबराहट है कि गलती हो गई? कई लोगों का ये कहना है कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है, जो गिलगित बाल्टिस्तान में हो रहा है, उस सब से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने ये किया। और कश्मीर में जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, पीस आ रही है, उसको डिरेल करने के लिए किया था। तो क्या गलत दांव पड़ गया? सरकार में, आर्मी में वहां तालमेल नहीं है, अब सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। क्या सर, क्या जानकारी आ रही है पाकिस्तान के अंदर से? जी, पाकिस्तान के अंदर से ये 4 फैक्टर है। एक तो वहां की पब्लिक बहुत नाराज है इस आसिम मुनीर की कारनामे से। ये आसिम मुनीर जो वहां का जनरल है आर्मी का, उसका किया डराया है, एकदम स्पष्ट बात है। ये वहां का बच्चा बच्चा जान चुका है पाकिस्तान का कि ये आसिम मुनीर का ये कारनामा है, और जिसके चलते भारत इतना ज्यादा क्रोधित हुआ है। तो ये एक चीज तो वहां के पब्लिक की, आवाम की गुस्सा उस पर है, मुनीर पर।
और दूसरी बात ये, इसका एक दूसरा फैक्टर ये है कि बलूचिस्तान में जो जाफर एक्सप्रेस जो किडनैप हुआ, इतनी बड़ी ट्रेन किडनैप हो गई और इतना बड़ा कांड हो गया, उससे मुनीर की बहुत किरकिरी हुई कि आर्मी वहां की लाचार नजर आ रही है, उसको उस इमेज से छुटकारा पाने के लिए। तीसरा फैक्टर ये है कि निश्चित रूप से कि कश्मीर में जो टूरिज्म बढ़ रहा था, इतना ज्यादा बढ़ा था कि कहाँ 2, 3, 4 साल 5 साल पहले तक वहां कुछ हजार में, माने 1 लाख से कुछ लाख में लोग आते थे। अभी 2.5 करोड़ टूरिज्म आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, 2.5 करोड़ एक साल में। इतना बढ़ गया, मतलब 1 लाख से 2.5 करोड़ ये चीजें हो रही है। तो इन सब चीजों को का भी एक असर है। और सबसे अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अभी तक जो पाकिस्तान में जनरल हुआ करते थे, वो चूंकि अमेरिका इन्वॉल्व था अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान को अपना भाया ये बनाता था और पाकिस्तानी जनरल जो है वो अमेरिका का बंदूक धोने का काम करते थे, तो अमेरिका उनके पॉकेट में डॉलर डालता था। अभी अमेरिका वहां से विड्रा कर लिया तो इनको डॉलर नहीं मिल रहा है। हालांकि इंटरनली वो काफी करप्ट होते हैं, काफी कमाई कर लेते हैं, बहुत सारा अच्छी कमाई कर लेते हैं, लेकिन फिर उस मात्रा में नहीं पहुंच पाते हैं जैसे पुराने वाले जनरल पहुंच जाते थे। तो इस बार एक विदेशी ताकत ने उनके जेब में डॉलर डाला है और कहा है कि कुछ इंडिया में ऐसा कर दो कि इंडिया इंटरनली थोड़ा सा डिस्टर्ब नजर आए, वहां का पॉलिटिकल माहौल और इंडिया का डोमेस्टिक माहौल जो है थोड़ा सा गड़बड़ दिखे, वहां अराजकता की स्थिति दिखे। की बात कर रहे हैं, वो जो पड़ोसी है, मतलब वो जो बाहरी ताकत है, वो बाहरी ताकत कौन है? वो बाहरी ताकत क्या हमारा कोई पड़ोसी या चीन है? चीन है जी, चीन है जी, बिल्कुल चीन है, क्योंकि 245% जो लगा दिया टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने, तो चीन को डर लगने लगा कि सारा इंडस्ट्री उखड़ कर वहां से निकलकर भारत में आएगा, तो इसलिए भारत की आंतरिक स्थिति को थोड़ा सा अराजक बना दिया जाए, उसके लिए उसने जनरल आसिम मुनीर का यूज किया उसने, और उसके जेब में डॉलर डाल दिया। आसिम मुनीर तो बिकने वाला चीज है, आप पैसा डालिए वो बिक जाएगा आपके लिए। जी जी जी। और सर, इस सब के बीच में ये जो स्थिति है पाकिस्तान की, आपने कहा कि इंडिया में तो बोलना ठीक नहीं है कि क्या एक्शन होने जा रहा है। हालांकि आप एक संक्षेप में बता सकते हैं, इशारे में बता सकते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत उत्सुकता है कि लोगों ने देखा कि भारत ने पानी बंद कर दिया है, ये तो एक पहला कदम है ही। इसके बाद क्या ये कन्वेंशनल लड़ाई होने जा रही है, जैसे कि पुराने युद्ध हुए हैं जो हमने चाहे वो 71 का देखा या करगिल तक देखा, या इस बार कुछ रणनीति अलग होगी? सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक उसी तरह का होगा, या फुल फ्लैश वॉर देखने को मिलेगी? क्या उम्मीद की जा रही है? कैसा संकेत मिल रहे हैं? क्या एक्शन होने जा रहा है? देखिए, जैसे है कि पिछला बार आपने देखा कि एक हम लोगों ने स्ट्राइक किया, तो एयर स्ट्राइक किया, तो उसमें अभिनंदन का विमान वहां गिर गया और वो फिर बाद में हम लोगों ने उनको वापस लाया, तो और अपना काफी कड़ा रूप दिखाकर वापस लाया था। लेकिन उस तरह की अगर कार्रवाई होती है और उसमें एस्केलेट कर जाता है, मान लीजिए कि फुल फ्लेजेड वार हो जाता है, तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। मेरा अपना जहां तक आकलन है, इसी तरह का आकलन है कि कुछ कार्रवाइयां तो हम करेंगे जरूर, लेकिन यदि उस कार्रवाई के बाद में कुछ ऐसा चीज राइज हो जाता है कि ये फुल फ्लेजेड वार में बदल जाता है, तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, एक चीज। और इसका नतीजा आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है एकदम पैनिक बाइंग कर रहा है। पैनिक बाइंग मतलब खरीदारी, एकदम जो पैनिक होना एक शब्द है जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, एकदम अचानक भयाक्रांत हो गया है, और जो खरीदारी अंधाधुंध करने लगा है, तुर्की से आर्म्स एमुनिशन मंगाने लगा है, गोला बारूद भी तो इसके पास नहीं है, और अचानक मिसाइल मंगाने लगा है, और एक एक मिसाइल का कई करोड़ रुपया दाम है, तो ये चाइना से मंगाने लगा है। तो पाकिस्तान पर तो ऑलरेडी चाइना का $26 बिलियन का कर्ज है, और जो है इसका कर्ज तुर्की से भी ले रहा है, तो इसका कर्ज भी बढ़ते जाएगा, ये सारी चीजें भी है। लेकिन कुल मिलाकर चाहे जितना भी वो खरीदारी कर ले, हमारे पास जो है इतना ज्यादा ये है, डिटरेंस पावर है कि एक दिन मैं सुधांशु त्रिवेदी जी को सुन रहा था कि वो बोले कि जो हम लोगों ने 2019 में एक एक्सपेरिमेंट किया था कि लोअर ऑर्बिट में
कोई चीज को निशाना टारगेट करके हमने मार दिया और उसको मार के गिरा दिया, तो इतना सक्षमता हमारे पास है। तो पाकिस्तान जो भी फायर करेगा उसको हम लोग डिटरेंस कर सकते हैं, उसको मार के गिरा सकते हैं, रास्ते में उसको आने नहीं देंगे टारगेट तक। लेकिन हमारा एक तो मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल गलती से फायर होकर चला गया था पाकिस्तान में, उसके रडार को पता तक नहीं लगा, तो हम जो मारेंगे उसको 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 डिटर नहीं कर पाएगा, उसको रोक नहीं पाएगा पाकिस्तान। तो ये दो चीजें बहुत अंतर साफ साफ है। इसके अलावा हमने उसका पानी रोकने का जो फैसला किया है, वो तो एक तरह से जल संधि, वो ठीक है, थोड़ा सा उसमें लंबा समय लगेगा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, कि हम उसको पानी को रेगुलेट करें, उस पानी को हम पंजाब में और राजस्थान में यूज करें, अपने राजस्थान को भी आबाद कर दें, रेगिस्तानी एरिया, सूखा एरिया को भी हम आबाद कर दें, ये सब चीजें हम करेंगे। लेकिन जल संधि को तोड़ने का एक संकेत तो दे दिया हमारी सरकार ने कि झेलम नदी में पानी छोड़ दिया। जहां वहां सूखा पड़ा हुआ था, पानी नहीं था, वहां लोगों के घर बहने लगे और बहुत सारी चीजें, पर्सनल बिलोंगिंग्स बह गई। तो ये सब चीजें तो एक तरह से हमने बता दिया कि हमने जल संधि को तोड़ दिया, और उन लोगों ने कहा है कि ये भी एक युद्ध है। तो ठीक है, आप मान रहे हैं कि युद्ध है, तो हम इसके लिए तैयार हैं। जी सर, मैं आपसे चाइना के बारे में भी समझना चाहता हूं, बांग्लादेश के बारे में भी समझना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान से इस तरह की कोई लड़ाई होती है तो क्या होगा, लेकिन उसके लिए अलग कार्यक्रम करना पड़ेगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में वो बात सिमट नहीं पाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कल समय हो तो हम इस मुद्दे पर, क्योंकि चीन, जैसा आपने इशारा किया कि चीन कहीं ना कहीं इसके पीछे है, चीन ने इसकी निंदा करने में भी सबसे पीछे रहा था चीन। इसके बाद चीन की जो हरकतें हैं, भले ही कजान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी शी जिनपिंग की, लेकिन तब भी चीन अंदर से क्या सोच रहा है ये समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके लिए अलग कार्यक्रम हमें करना होगा आपके साथ। आज मैं आपसे ये जरूर समझना चाहूंगा, मोहन भागवत साहब का प्राइम मिनिस्टर के घर जाना, ये क्या कोई इशारा देता है? कई मीडिया गारंटी से बता रहे हैं कि मुलाकात हुई है, कई लोग सूत्रों के हवाले से गए हैं। आपके पास क्या खबर है, क्या मुलाकात हुई है? अगर मुलाकात हुई है तो ये क्या इशारा है? जी, मुलाकात तो हुई है, और आपने पहले भी बताया 1.5 घंटा, मैंने भी तमाम मीडिया चैनल के माध्यम से जाना है कि 1.5 घंटा उनकी मुलाकात चली है। लेकिन इसमें देखिए 1 to 1 मुलाकात है, तो इसमें क्या उनके बीच में बातचीत हुई होगी हम लोग नहीं अंदाज लगा सकते हैं, और ना ही किसी को पता चल सकता है। लेकिन एक चीज मैं अपना आकलन के हिसाब से कह सकता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ हैं मोहन भागवत साहब। तो ये इतनी बड़ी संस्था है और इसके 100 से ज्यादा आनुषंगिक संगठन हैं, और कुल मिलाकर इनकी बहुत बड़ी संख्या पूरे देश में कार्यरत रहती है। और एक चीज और हम लोग देखें कि जहां भी कहीं तूफान आया, सुनामी आया, बाढ़ आया, सूखा पड़ा, या कोई भी प्राकृतिक आपदा आया या मैन मेड आपदा आया, वहां आरएसएस के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, पब्लिक को रेस्क्यू करते हैं। तो एक तरह से कहिए कि इतनी बड़ी सिविल आर्मी है ये, कि जो देश के अंदर किसी भी संकट से निपटने में और उसका समाधान ढूंढने में बहुत सक्षम संगठन है। तो हो सकता है कि इस मुद्दे पर भी बात हुई होगी कि कोई अगर इस तरह का इवेंचुअलिटी होता है, कोई वार हो जाता है, तो उस स्थिति में मान लीजिए कि ब्लड डोनेशन की बात हो, ये आर्मी की गाड़ियां को पास कराने की बात हो, पैरामिलिट्री का डिप्लॉयमेंट की बात हो, और उनके लिए रास्ता बनाने की जरूरत हो उनकी गाड़ियों के लिए, तो आरएसएस के वॉलंटियर्स रोड पर खड़ा होकर उस तरह के पब्लिक का सपोर्ट लेके, लोकल पब्लिक का सपोर्ट लेके उनको रास्ता देंगे, ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे। उसमें इनकी आर्मी बहुत काम आएगी। इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं कि आरएसएस के जो आनुषंगिक संगठन हैं, उनमें बहुत सारे सीमाई संगठन है। जैसे भारत नेपाल सीमा पर सीमा जागरण मंच है, उसका बहुत अच्छा नेटवर्किंग है। सीमा क्षेत्रों में भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना उनका काम रहता है। इस तरह की सीमा चेतना मंच है बांग्लादेश के बॉर्डर पर, या म्यांमार के बॉर्डर पर, या उधर तवांग साइड में चीन तिब्बत के बॉर्डर पर। तो इस तरह से हर एक बॉर्डर पर इनकी सीमा संगठन है, जो वहां के लोगों को, जो सीमा पर भारत विरोधी गतिविधियां चलती हैं उस पर ये लोग नजर भी रखते हैं और लोगों को आगाह भी करते हैं।
और सावधान करते हैं, तो उन सब चीजों का भी काफी मदद मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीजें हैं और इन सब चीजों पर निश्चित रूप से बहुत सारी बातें जरूर हुई होंगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। और जिस तरीके से लगातार मोहन भागवत साहब इस मुद्दे पर मुखर होकर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब शक्ति है तो उसका प्रकटीकरण भी जरूरी है, एक सामान्य मुलाकात नहीं है, क्योंकि मोहन भागवत साहब एक ऐसे संगठन के प्रमुख हैं जो राजनीतिक नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर के घर लगातार आते जाते नहीं है। ऐसा भी नहीं होता है कि वो दिल्ली में हो और जाकर प्रधानमंत्री से बार बार मिलते हो। मेरे ख्याल से इस तरह की मुलाकातें, जो मेरी जानकारी है, बहुत ही गिनी चुनी बड़ी रेयर मुलाकात है। और इससे भी कई लोग काफी कुछ होने का या कुछ संकेत तो जरूर ले रहे हैं सर। ये क्योंकि आज के जरूरी डेवलपमेंट थे पाकिस्तान से लेकर हर जगह तक, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर है भारत पाकिस्तान के ऊपर इस समय, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वहां की मनोदशा क्या है, आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता था। आपको आमंत्रित आज सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें वक्त दिया, इतनी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत आभार, शुक्रिया, नमस्कार। सभी